सुधार उसने किया? प्रशासन का। प्रशासन में क्या किया उसने कि जो द्वैध शासन प्रणाली है उसको समाप्त कर दो। द्वैध प्रणाली को क्या किया उसने? खत्म कर दिया, क्योंकि द्वैध प्रणाली से समस्या हो रही है। ठीक है, दोहरी प्रणाली यानी एक ही चीज के लिए दो व्यवस्थाएं। ठीक, तो ये समस्या कर रही थी। क्या किया उसने? इसे भी समाप्त कर दिया। और क्या किया उसने? फिर से बोलिए तेज। चलिए, मतलब आप उपहार नहीं ले सकते और घूस नहीं ले सकते, इस पर भी रोक लगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज किसके पास जा रही है? अंग्रेज कर्मचारियों के पास। इससे कंपनी को कोई लाभ नहीं। अगर रॉबर्ट क्लाइव ने भी लिया घूस के रूप में धन, तो वो क्लाइव के पास गया, कंपनी के पास नहीं। ठीक है, और स्थितियां क्या उसने चेंज किया ये बताएं। नवाब क्या पेंशन में 32 से 16 लाख वार्षिक, यानी 16 लाख रुपए की बचत हुई। यानी 16 लाख रुपया मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मुगल बादशाह का क्या किया उसने? एक ही पेंशन को खत्म कर दिया। ठीक, बंगाल के नवाब को प्रशासनिक दायित्व से मुक्त कर दिया कि आप अब प्रशासन को नहीं देखेंगे, अब कंपनी प्रशासन को देखेगी। और ये काम उसने कब किया? जब वो बना गवर्नर, तभी उसने इस काम को किया। ठीक है, प्रशासन का कार्य हो गया। उसके बाद और व्यवस्थाओं में क्या? राजस्व में क्या उसने किया? परिवर्तन क्या हुआ राजस्व में? जी, कौन थे? हामिल, ये भारतीय एजेंट थे। उसने क्या किया? इन्हें हटा दिया। अब परिषद की स्थापना की जिसमें अंग्रेज अधिकारी हो, और कर कलेक्टरों की भर्ती किया उसने, जिनका काम क्या था? करों को वसूलना। ठीक है, यानी जो कर वसूल किए जाते थे वो इनकी निगरानी में। और वसूल कौन करेगा? जो ऊंची बोली लगाएगा। उनको कितने वर्षों के लिए दिया जाता था? लेकिन 1777 तक आते आते इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब आप इसकी समस्या को समझिए। जिस भी व्यक्ति को कर वसूलने का काम मिला 1 वर्ष का, उसका सारा फोकस कर वसूलने पे है। उसका इस पे ध्यान नहीं है कि कृषि में सुधार कैसे हो, प्रगति कैसे हो, कृषि और उच्च श्रेणी में कैसे पहुंचे, इस पर उसका कोई ध्यान नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है 1 वर्ष बाद उसे मिलेगा कि अस्थाई बंदोबस्त। कार्नवालिस के समय उसने क्या किया था? 10 वर्ष के लिए कर दिया, और फिर 10 वर्ष बाद क्या किया? पूर्ण रूप से दे दिया जमींदारों को। जब आपको ये पता है कि 10 वर्ष के लिए मेरे पास भूमि रहेगी, तो आप उसकी प्रगति के लिए प्रयास करेंगे। यानी उसमें जितना भी मिलेगा, एक निश्चित राशि आपको देनी है कंपनी को, जो बचेगा वो आपका। तो आप ये प्रयास करेंगे कि और प्रगति हो और चीजें हमें मिले। राजस्व में सुधार हो गया। व्यापार में उसने क्या सुधार किया? जी, हस्ताक्षर और फ्री पास। पहली चीज उसने समाप्त कर दिया, जिसके द्वारा मिसयूज होता था व्यापार का।
भारतीय व्यापारियों के साथ साथ अंग्रेज व्यापारी जो थे उन पर भी कर लगा दिया, यानी जो करों से मुक्त थे उनको भी कर के दायरे में ला दिया। और चीजें क्या किया उसने? चुंगियों की समाप्ति, यानी उस क्षेत्र में जितनी चुंगियां थी उन सबों को समाप्त करके केवल 5 चुंगियों को ही रखा। समस्या थी आपको प्रत्येक चुंगी पे कर देना है। अब क्या किया कि केवल 5 कर दिया कि अब आपको केवल 5 पे ही देना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, कंपनी जो सामग्री खरीदती थी, लोकल लोगों से खरीदती थी, समस्या क्या होती थी? अच्छा भी देते थे और खराब भी। तो उसने क्या किया? एक व्यापारिक परिषद की स्थापना की जो कंपनी के लिए वस्तुएं खरीदेगी। यानी अब इसको दायित्व दिया गया कि अब आप कंपनी के लिए जो भी वस्तुएं हैं अब ये खरीदें, किसी और से नहीं लिया जाएगा। नमक, इसको छोड़कर अन्य सामग्रियों पे कमी कर दिया, लगभग 2.5% की कमी। इन 3 वस्तुओं पर क्यों नहीं? थोड़ी इस पे भी चर्चा हो जाए। इस पे क्यों नहीं? ये ऐसी वस्तु है कि इसका इस्तेमाल होना ही होना है और इसका भी इस्तेमाल प्रत्येक घर में हो रहा है और रोज हो रहा है। आपको समझिए, उसने जो 3 चीजों को रखा जिनके कर में कोई ढील नहीं दी, वो वस्तुएं रोज इस्तेमाल हो रही हैं, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम। बात को समझिए, जैसे लोग नमक खाते हैं वैसे इसका भी प्रयोग कर रहा है सुबह और शाम। तो इसकी खपत ज्यादा है, ये चीज ज्यादा बिक रही है और इससे जो आय हो रही है वो आय भी ज्यादा है। तो उसने क्या किया? इन तीनों को छोड़कर बाकी पे कम कर दिया। उस कम करने के पीछे भी कारण था कि वो वस्तुएं भी थोड़ी मार्केट में आगे बढ़े, बिके। ठीक, अन्य चीज उसने क्या किया? अन्य चीज पे बताइए। वो तो राजकोष आगे हो गया, राजकोष को हस्तांतरण किया। चलिए, कहाँ आ गया? कलकत्ता। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? तिब्बत, भूटान और मिस्र डेलीगेशन भेजा उसने। ठीक, इन क्षेत्रों से भी कैसे व्यापार किया जाए, यहां तक चर्चा हुई थी। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। अभी तक जमींदार अपने क्षेत्रों में न्याय करते थे, यानी अभी तक जमींदारों के पास था न्याय का कार्य, यही निर्णय लेते थे। यानी जिस क्षेत्र में जो जमींदार है उस क्षेत्र का न्याय संबंधी कार्य जमींदार करता था। वारेन हेस्टिंग ने इसे मुक्त कर दिया, केवल इसके पास सामान्य चीजों का न्याय करने का अधिकार छोड़ा गया, बहुत सामान्य। उसने क्या किया कि दीवानी और फौजदारी, यानी जिलों में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, दीवानी न्यायालय में अंग्रेज अधिकारी ही हो सकता था, इसके अलावा कोई नहीं। और फौजदारी में भारतीय। देखिए, उस काम को भारतीय को नहीं दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जमीन जायदाद से लेकर धन से लेकर जितने भी मामले हैं वो दीवानी में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामान्य मामले हैं और महत्वपूर्ण मामले दीवानी में जाते हैं। तो उसने क्या किया कि दीवानी में जो न्यायाधीश रखा वो अंग्रेज रखा, भारतीय नहीं। और यहाँ पे भारतीयों को दे दिया कि आप कर सकते हो। ये जिलों में अगर इन दीवानी फौजदारी न्यायालयों से आपको अपील करनी है तो उसने क्या किया, कलकत्ता में उच्च दीवानी न्यायालय और सदर निजामत फौजदारी मामलों के लिए उसकी स्थापना की। और मैंने कल चर्चा हुई भी थी कि 5000 के मामले कौन सुनेगा, सम्राट के न्यायालय, और 1000 रुपए तक के मामले, ये आया जब सुधार हुआ, कार्नवालिस कोड आया, वहां पे कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद सुनेगी। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था में उसने ये सुधार किया। न्यायाधीशों को वेतन दिया जाने लगा। जो भी न्यायाधीश यहाँ पे थे दीवानी और फौजदारी में, उनको वेतन की व्यवस्था की गई। उनको किसी भी प्रकार का उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार का उपहार या घूस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको एक चर्चा हुई थी कि जो न्याय होगा वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की मान्यताओं पर आधारित है, यानी इससे अलग होकर आप नहीं करेंगे। तो ये आपका वारेंट हेस्टिंग्स का खत्म हो गया। आज जो आपका टॉपिक आने वाला था वो वारेंट हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। ठीक, इतिहास में छोटी सी छोटी चीज को भी आपको जानना है। ठीक है, वो तो हर विषय के लिए है, क्योंकि जो आप तैयारियां कर रही हैं उसमें आपसे क्या सामने वाला पूछ ले ये आपको भी नहीं पता। और हमेशा जो चीज आसान होती है, जो हम सोचते हैं ना कि ये बहुत आसान है, अमूमन वही सबसे कठिन होता है। ठीक, समस्या ये है कि हम उसे आसान रूप में लेते हैं, लेकिन जब उस पर प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न कठिन हो जाते हैं। कठिन चीजों की व्याख्या आप कर लेते हो क्योंकि आप भयभीत हो, इसे जानना है, और आसान चीज की व्याख्या आप ऐसे ही रखते हो कि ये तो हो जाएगा, और समय आने पर वो आपको ज्यादा समस्या देती है। ठीक, वारेन हेस्टिंग में भारत के उसके शासनकाल में 3 घटनाओं का जिक्र होता है, जिसमें से पहला है अवध की बेगमों का मामला। ठीक, अवध की बेगमें किसे कहा जाता है, यानी आप जहां बैठे हो ये अवध का क्षेत्र है। ठीक है ना, यानी हम लोग अवध के क्षेत्र के नागरिक हैं। अवध की बेगमें, इसमें जो रानियां हैं, आसान भाषा में कहिए रानियां, जो अवध के सुल्तान हुए उनकी पत्नियां, ठीक, माँ भी होंगी, यानी जो नवाब है उसकी माँ भी होंगी, दादी भी होंगी, बहनें भी हो सकती हैं। ठीक, उसकी पत्नियां भी हैं, यानी सामूहिक रूप से अवध की बेगमें कहा गया। अवध की बेगमों का मामला, ये मामला है क्या? आसिफुद्दौला 1775 में आसिफुद्दौला नवाब है अवध का, और आपने इलाहाबाद की संधि में देखा था कि अवध की सहायता के लिए एक सेना अवध में रखी जाएगी। ठीक है, जिसका खर्च कौन उठाएगा? अवध का नवाब।
यही तय हुआ था। लेकिन चूंकि खर्चे बढ़ रहे हैं और अवध के नवाब के भी खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे, तो स्थितियां क्या हुई कि 1775 आते आते जो उसके ऊपर बोझ था वो बढ़ गया, यानी इतनी रकम हो गई कि वो चुका नहीं सका। 1781 में जो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, अधिकारी, उसने अवध की बेगमों से निवेदन किया कि उनके पास जो संपत्ति है, अवध की बेगमों की संपत्ति, उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो क्या करे, अंग्रेजों को दे दे। यानी आसफुद्दौला की सहायता करते हुए वो रकम क्या करे, कुछ रकम अपने हिस्से से अंग्रेजों को दे दे, कंपनी को। अवध की बेगमों ने इस शर्त पर रकम दिया कि भविष्य में उनसे कोई रकम नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, जो रकम कंपनी को प्राप्त हुआ वो उतनी नहीं थी जितना उसे चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, आशफुद्दौला पर फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जो भी बकाया है वो आप दीजिए। ठीक, तो 1781 में नवाब ने वारेन हेस्टिंग को एक प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव था कि मैं भी प्रयास कर रहा हूं और आप भी मेरी सहायता कीजिए कि हम अवध की बेगमों का जो संपत्ति है उसे जब्त कर लें। मैं भी सहयोग करूंगा और आप क्या कीजिए, अवध की बेगमों की संपत्ति को जब्त कर लीजिए। तय क्या हुआ है कि अब दोबारा उनसे कुछ भी मांगा और वारेन हेस्टिंग ने जब और राशि मांगी आसफुद्दौला से, तो उसने कहा कि एक काम करिए, अवध की बेगमों की जितनी संपत्ति है सब जब्त कर लीजिए, इसके लिए मैं आपको छूट देता हूं और चाहिए तो मैं भी आपको सहायता देता हूं। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, अवध की बेगमों की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया। अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया अंग्रेज सैनिकों द्वारा। ठीक, ये था अवध की बेगमों का मामला। फिर आता है राजा चेत सिंह का मामला। जो बनारस का शासक है। अब राजा चेत सिंह का मामला क्या है, बनारस जब राजा चेत सिंह को सौंपा गया तो उसने $2.5 लाख वार्षिक कंपनी को देना सुनिश्चित किया कि वो 2.5 लाख रुपए कंपनी को वार्षिक देता रहेगा। ठीक है, यानी उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी, यानी प्रत्येक वर्ष वो इसको देता रहेगा। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, 1778 ईस्वी में उसने चेत सिंह से 5 लाख रुपए की मांग की। ठीक है, 5 लाख रुपए जो वो दे रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो तो दे ही रहा है, उससे इधर 5 लाख रुपए की मांग की। चेत सिंह ने ये रकम उसे दे दी। ठीक, 1789 में फिर से उसने 5 लाख रुपए मांगे चेत सिंह से। आप ये सोचिए निर्धारित क्या हुआ है, ये तो देना है, इसमें कहीं छूट नहीं है। लेकिन वारेन हेस्टिंग ने कहा कि 5 लाख दीजिए, दे दिया, फिर मांगा 5 लाख, फिर दे दिया, कुछ ऐसे भी व्यवस्था किया। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने दोबारा उससे मांगे 2000 अश्वसेना घुड़सवार, यानी चेत सिंह से ये मांगा गया क्योंकि ये युद्ध काल है,
मराठों के साथ और जो भारतीय शासन है उनके साथ। तो इससे क्या मांगा गया? चेत सिंह से। तो 1780 में चेत सिंह ने क्या किया? 500 और 500 पैदल ये सेना वारेन हेस्टिंग के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। यानी उसके पास जो था, जितनी उसके पास क्षमता थी, उसमें से एक हिस्सा उसने क्या किया? कंपनी की सेवा में भेज दिया। वारेन हेस्टिंग इससे बहुत नाराज हुआ। ठीक, वारेन हेस्टिंग इससे बहुत नाराज हुआ। उसने क्या किया? चेत सिंह पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बेटा शासक हम हैं, हमारी मर्जी ना, आपकी थोड़ी ना चलेगी। आप इस चीज को समझे। कंपनी शासक है, आप कंपनी के रहमो करम पे हैं। तो वो जो निर्णय ले, वो तो कह रहा तुमने बात नहीं मानी। आप इसे बहुत आसान समझेंगी। आप कहेंगे केवल 2,000 तो देना था, दे देता। प्रश्न तो उठता है ना कि उसने केवल 2,000 घुड़सवार मांगे, उसने 2,000 घुड़सवार मांगे। इसका ध्यान दीजिएगा बातों को। क्या राजा चेत सिंह के पास 2,000 घुड़सवार हैं? नहीं है। उसने पैदल तो नहीं मांगा ना, उसने कहा 2,000 घुड़सवार दीजिए। उसके पास जब 2,000 घुड़सवार होंगे तब ना वो सेवा में देगा। तो उसने क्या किया कि अपनी जो रक्षा के यानी अपने राज्य की रक्षा के लिए जो सीमित सेना उसे छोड़ते हुए बाकी को उसने भेज दिया। उसके पास 2,000 घुड़सवार है ही नहीं। जो समझौता हुआ वो यही समझौता है कि ब्रिटिश कंपनी उसकी रक्षा करेगी विषम परिस्थितियों में, तभी तो वो 2.5 लाख दे रहा है। अब स्थिति क्या है? जुर्माना लगा दिया गया और सजा देने के लिए बनारस में वारेन हेस्टिंग स्वयं आया राजा चेत सिंह को। और राजा चेत सिंह के साथ जो व्यवहार किया गया बनारस में, सेना में विद्रोह हो गया। राजा चेत सिंह की सेना ने विद्रोह कर दिया कि उसके शासक के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा था। बहुत से अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी गई और वारेन हेस्टिंग में अपनी जान बचाकर वो भागा यहां से। ठीक है। पुनः एक बड़ी सेना के साथ वह बनारस पहुंचा और उसने राजा चेत सिंह को कैद कर लिया, नहीं मार डाला, ऐसा मछली और उसके भांजे महिप नारायण सिंह को शासक बना दिया। अब देखिए, बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या फायदा हुआ इससे? कंपनी ने क्या लाभ कमाया? अब आप कहेंगे कि ये लाभ हुआ, ठीक, आप कहेंगे ये लाभ हुआ, ये तो मिल गया ना उसे जो ये मिल रहा था, उसे जो आप 2.5 लाख पे जाइएगा, चेत सिंह उसे 2.5 लाख रुपए वार्षिक दे रहा है। ठीक है। 2,000 अश्व सेना की वजह से उसे उसके पद से हटा दिया गया और उसके भांजे महिप नारायण सिंह को शासक बना दिया गया। अब समझौता क्या हुआ है कि शासक कंपनी को ये देखिए लाभ 40 लाख रुपए वार्षिक देगा। बेटा देखिए, समस्या हम लोगों के बीच में क्या है, उस काल की बात कर रहा हूं। भारतीय, वो भी भारतीय है ना। समस्या क्या है? इसे राजा की कुर्सी मिली है। राजा की कुर्सी का बड़ा महत्व है और वर्तमान समय में भी कुर्सी का बड़ा महत्व है, आपको भी पता है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसे फ्री में कुर्सी मिली है, इसका शासक बनाया गया है और जो रकम देनी है वो अपने पास से थोड़ी ना देनी है,
अगर हम नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? कोई क्षेत्र दे देंगे। अंग्रेजों ने दो ही पद्धति अपनाई, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने दो ही पद्धति अपनाई। रकम बढ़ा दी, यानी एक रकम, निश्चित रकम कर दी, ये आप दोगे, और जब आप नहीं दे पाओगे तो या तो आपको हटा के किसी और को बना देंगे, वो उससे तय करेंगे कि वो क्या देगा, नहीं तो उसके बदले में आप क्या दोगे। ये किसका होगा? कंपनी का। और यहाँ की सारी भूमि का मालिक कौन होगा? जो फसलों से कर मिलता है अभी तक शासक को, किसे मिलेगा? दोहरा लाभ है। देखिए, ये रकम मिल गई तो भी लाभ है, और क्षेत्र मिल गया तो आगे के लिए लाभ है। ठीक, ये राजा चेत सिंह और अवध की बेगमों का मामला हो गया। अगला आता है ये 3 मैटर है, ठीक, और इन तीनों मैटरों को लेकर जब भी वह इंग्लैंड गिरा तो वहां उसके खिलाफ महाअभियोग चलाया गया। फिलहाल कुछ हुआ नहीं, एक खाना पूर्ति है, एक दिखाने के लिए कि हाँ इन्होंने जो कार्य किया है महाअभियोग चलाया जाएगा, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए। नंद कुमार का मामला। अब ये नंद कुमार कौन है? बंगाली ब्राह्मण, उच्च बंगाली ब्राह्मण, ठीक है। पहली बार किसी ने गवर्नर जनरल पर आरोप लगाया है। नंद कुमार ने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए की घूस ली। नंद कुमार का मामला जो है यही है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे कि उसने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पर यह आरोप लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली और उसे नवाब की संरक्षिका बना दिया। नवाब की संरक्षिका बना दिया, यानी उसके संरक्षण में अब बंगाल का कार्यभार होगा। ठीक है, ये मामला परिषद में गया। ठीक, और ये हेस्टिंग को आदेश दिया गया कि जितनी रकम उसने ली है, सुनिएगा, जितनी रकम उसने ली है उसे वह कंपनी को सौंप दे। वापस करने की बात नहीं कही गई। जो रकम तुमने ली है उस रकम को आप कंपनी को वापस कर दीजिए। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि नंद कुमार पर यह आरोप लगाया कि वह कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। बात समझिएगा, खुद नहीं लगाया, बंगाल के एक व्यापारी द्वारा उसने एक आरोप लगाया कि नंद कुमार कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। और जो नंद कुमार का मामला आया वो गवर्नर की परिषद में गया, जिसका मुखिया कौन है? वारेन हेस्टिंग खुद। यानी जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के बारे में कहा है, आरोप लगाया है, वही उस व्यक्ति के बारे में जो भी आरोप आया है उसकी सुनवाई करेगा। यानी नंद कुमार पर आरोप तय कर दिया गया और इसे फांसी दे दी गई। यह है नंद कुमार का मामला। यानी आपका वारेन हेस्टिंग का चैप्टर क्लोज होता है।
हैदर अली का पिता फतेह मोहम्मद, जो मैसूर सेना में फौजदार था। मैसूर में किसका शासन है? वोडेयार वंश का। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वोडेयार वंश, जिसे बूंदी को, मैसूर का एक क्षेत्र है, वहां का कार्यभार दे दिया गया फतेह मोहम्मद को। ठीक है। फतेह मोहम्मद का पुत्र हैदर अली वोडेयार वंश है, वोडेयार वंश का शासक है, लेकिन जो असल सत्ता है वो जो वोडेयार वंश का प्रधानमंत्री है, प्रमुख मंत्री नजराज, वास्तविक सत्ता इसके हाथ में। ठीक है। यानी वोडेयार वंश का जो भी शक्ति है वो नजराज के अधीन है, यानी उसी के आदेश से सब कुछ मैसूर में होना है या हो रहा है। स्थितियां क्या हुई कि हैदर अली ने जब ये देखा कि शासक या मंत्री में कौन शक्तिशाली है, और उसे जब ये लगा कि मंत्री नजराज शक्तिशाली है, तो वह उसकी सेवा में चला गया, वह नजराज की सेवा में चला गया। ठीक है। नजराज की सेवा में जाने का तात्पर्य क्या है बताइए? शक्तिशाली है। हैदर अली को लाभ क्या होगा? अरे अभी कहा है तुम लोग तुरंत राजा बना रहे हो उसे, बताइए हैदर अली को फायदा क्या? अरे बेटा वो राजा के पास गया होता, मान लीजिए, लेकिन वो नटराज के अधीन चला गया सेवा में। क्यों? सत्ता उसके पास है, तो प्रगति कहां होगी? यहां प्रगति होगी। यानी अगर कुछ क्षमता है, कुछ पाने का प्रयास हमको करना है, तो उस व्यक्ति का समर्थन लेना है जिसके पास सब कुछ हो, वही दे पाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ उसे? 1755 में डिंडीगढ़ की फौजदारी उसे मिली। ठीक है, 1755 में उसे डिंडीगढ़ की फौजदारी प्राप्त हुई। फौजदारी से पहले चूंकि अपने आप को प्रगतिशील बनाना है, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। ठीक? तो हैदर अली ने क्या किया? अपने साथियों के साथ, सुना होगा ये नाम आप लोगों ने, नासिर जंग, बक्सर का युद्ध, निजाम नासिर जंग, उसने क्या किया? मृत नासिर जंग के खजाने को लूट लिया। ठीक? और इस खजाने के बल पर उसने अपने लिए एक फौज तैयार की। ठीक है, डिंडीगढ़ के फौजदार के रूप में उसने क्या किया? अपनी शक्ति को और विस्तारित किया। ठीक? शासक जो है वो हैदर अली की परिस्थितियों से काफी प्रभावित है, बहुत ज्यादा। यानी उसने जितने सीमित समय पे प्रगति की, उसकी प्रगति को देखकर राजा बहुत प्रभावित है। उसने क्या किया? इसे प्रधान सेनापति बना दिया। किसे? मैसूर का। हैदर अली को मैसूर सेना का प्रधान सेनापति, यानी जिसके अधीन पूरी की पूरी सेना होगी। बात तो समझिए आप तो।
जिसके आगे पूरी की पूरी मैसूर की सेना होगी, लेकिन हैदर अली के पास अपनी फौज है जिसे उसने फ्रांसीसियों की सहायता से प्रशिक्षित किया है। उसने अपनी सेना को लड़ने योग्य बनाना, ठीक है। तो उसकी खुद की सेना है, और दूसरी तरफ मैसूर के शासक ने उसे अपने सेना का प्रधान सेनापति बना दिया, यानी पूरी सेना का नियंत्रण अब उसके हाथों में है। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? अगर आपको प्रगतिशील बनना है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को हटाएंगे जो पहले से ही प्रगतिशील है। उसने किसे हटा दिया? बेटा वास्तविक सत्ता है इसके पास, राजा तो कठपुतली है उसके हाथ की। तो जैसे राजा तुम्हारे हाथ की कठपुतली, वैसे राजा मेरे हाथ की कठपुतली। अंतर क्या है? अभी तक राजा नजराज की बात सुनता था, अब राजा हैदर अली की बात सुनेगा। लेकिन राजा को, चलिए राजा का नाम भी लिख ले। ये शासक है हैदर अली के काल में, मैसूर का, ठीक। तो अब दो शक्तियां हो गई मैसूर में, एक तो प्रधान सेनापति जो हैदर अली है, और एक नजराज जिसके पास पूरी सत्ता है। तो अगर प्रगतिशील होना है तो अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करना होगा। हैदर अली ने अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया, क्योंकि राजा तो नजराज के अधीन था। राजा को फर्क ही नहीं है कि कौन उसके राज्यभार को संभाले, कोई संभाले, ये संभाले चाहे हैदर अली संभाले। नजराज ने एक काम किया था कि उसने शासक को पदच्युत नहीं किया, मतलब पद से नहीं हटाया। लेकिन हैदर अली को अगर शासक बनना है तो शासक को भी पद से हटाना पड़ेगा। तो हैदर अली ने पहले अपने प्रमुख विरोधी को हटाया और फिर शासक को हटाते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। यानी 1760 तक आते आते मैसूर की सत्ता पर हैदर अली का अधिकार हो गया, ठीक। ये इतना आसान भी नहीं है। जो सत्ता पाने वाला पक्ष है वो भी अपनी सत्ता को आसानी से नहीं जाने देगा, ठीक है। तो 1763 में बेगनूर का जो युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का पाने का जो आखिरी युद्ध हुआ, उसमें हैदर अली विजयी हुआ और 1763 में पूर्णतया मैसूर की पूरी सत्ता उसके हाथों में चली गई, ठीक है। हैदर अली की प्रगति, हैदर अली की जो प्रगति है वो समस्या बनी है मराठा के लिए। आप इस चीज को समझिए, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक का हिस्सा है, और जब आप अपनी चीजों को बढ़ाएंगे, यानी कर्नाटक में जब आप प्रगति करेंगे, आप कर्नाटक का मैप देखिए तो मैसूर नीचे की तरफ है, ठीक। और जब भी आप प्रगति करेंगे तो शीर्ष पे जाएंगे, और वहां पे किसकी स्थिति है? मराठों की। यानी आपका संघर्ष होना है। तो हैदर अली ने जब अपने क्षेत्र को विस्तारित करना प्रारंभ किया तो मराठों के लिए समस्या हो गई। पेशवा माधवराव ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। एक शक्ति अगर वो विस्तारित होगी तो जो एक शक्ति पहले से मौजूद है उसके लिए समस्या उत्पन्न होगी। तो पेशवा ने क्या किया? मराठा सेना को
मैसूर की तरफ भेज दिया। चूंकि हैदर अली अभी संघर्ष में पड़ना नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया, 30 लाख रुपए पेशवा को भेंट स्वरूप दी कि युद्ध ना, ठीक है। और बूटी और बानूर ये जो क्षेत्र है, जो मराठा और कर्नाटका के क्षेत्र में है, जिस पर मैसूर का आधिपत्य है, इन दो क्षेत्रों को भी दे दिया भार स्वरूप कि मराठे उस पर आक्रमण ना करें। लेकिन हैदर अली के लिए हमेशा जितना उसका शासनकाल है, एक बड़ी समस्या रही, मराठे, निजाम, अंग्रेज, त्रिगुट, इसे उस काल के इतिहास में त्रिगुट बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का उस काल में कोई ईमान नहीं, लाभ मिला वहां चले गए। अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर दक्षिण में कोई ऐसा नेक प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए जो उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। बात समझिए, निजाम उसकी शक्ति को चुनौती बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि निजाम ने सरेंडर कर दिया है, सब कुछ आपका, खाली मुझे सत्ता पे रहने दो। मराठों से उसे समस्या है और हैदर अली से, क्योंकि ये जितना ही विस्तार करेगा उतना ही इसे समस्या हो, क्योंकि जो अगल बगल का क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का अधिकार है या अंग्रेज समर्थित शासकों का, तो ये समस्या स्वाभाविक है। और हैदर अली भी ये जानता है कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों से संघर्ष होना है, तो वो भी अपनी पूर्व तैयारी में है, क्योंकि आप शासक हो, आप महत्वाकांक्षी हो, तो आप तो अपने राज्य का विस्तार करोगे, और राज्य विस्तार करने के लिए आपको अपने विरोधी को पराजित करना पड़ेगा। तो विरोधी को पराजित करने के लिए आपको शक्तिशाली बनना है, वो काम हैदर अली ने किया, ठीक है। 1766 में एक त्रिगुट बना, किसके विरुद्ध? अब ये बड़ी समस्या है, ठीक है। तीनों की सामूहिक शक्तियों का सामना करना यह हैदर अली के लिए समस्या है, तो उसने क्या किया, वही काम किया, तीनों गुटों को अलग कर देना, ठीक है। बिना युद्ध किए तीनों गुटों को अलग कर देना। उसने क्या किया, मराठों को अलग कर दिया धन देकर, मराठों को उसने धन देकर अलग कर दिया, यानी कि स्थितियां ऐसी ना बन पाए कि उसे पराजय का मुंह देखना पड़े। तो ऐसी स्थिति बनने से पहले उसने इस त्रिगुट को क्या किया, समाप्त कर दिया। 1769 का काल से 70 का काल मराठों के आंतरिक कलह का काल था, क्योंकि पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई, उसके चाचा ने किया, जो खुद पेशवा बनना चाहता था, जिसे रघुनाथ राव कहा गया है, राघोबा, ठीक है। तो जब मराठे अपने आंतरिक कलह में आए तो हैदर अली ने क्या किया, उन क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों को उसने मराठों को दिया था, उस पर पुनः अधिकार कर दिया, यानी मौका मिला है तो छोड़ा ना जाए, तो पुनः अधिकार हो गया। चलिए, हैदर अली की महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ये अंग्रेजों के लिए असहनीय थी। तो अब ये सुनिश्चित हो गया कि दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष होना ही होना है, और वो काल भी आया जब दोनों के मध्य
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और जो इसके कारण थे वो था प्रभाव में वृद्धि करना। दोनों अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निजाम और मराठों के साथ साठगांठ करना, क्योंकि अंग्रेज भी जान रहे हैं कि अकेले हो सकता है ये संभव ना हो, तो सहयोगी चाहिए। देखिए चीजें सब फिक्स है। अगर मैसूर पर अधिकार होगा तो तीनों मैसूर के हिस्से को बांट ले। जो निजाम के क्षेत्र से लग रहा है वो निजाम, जो मराठों के क्षेत्र से लग रहा है वो मराठे, और जो बचा वो अंग्रेजों का। लालच अंग्रेजों ने ये दिया है बाकियों को, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पहल शुरू की। हैदर अली के विरुद्ध उसने अपनी सेना मद्रास तक पहुंचा दी, यानी जो ब्रिटिश सेना है वो मद्रास तक पहुंच गई है हैदर अली पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक। परंतु वो पराजित कर पाए हैदर अली को, ऐसा संभव नहीं हुआ। दोनों के बीच छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई कि वो एक दूसरे को पराजित कर सके। अंततः क्या हुआ कि अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संधि हो गई। इन दोनों के बीच संधि हो गई, जिसमें ये बात रखी गई कि ये एक दूसरे के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करें। हैदर अली पर अगर कोई उसका शत्रु आक्रमण करता है तो अंग्रेज उसका समर्थन करेंगे, यानी उसके लिए सेना भेजेंगे। ये भी एक समझौता हुआ, ठीक है। 1771 जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। बात को समझ आया? ये तो तय हो गया संधि में कि अगर तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दोनों पक्षों से ये संधि हुई। लेकिन जब मराठों ने आक्रमण कर दिया हैदर अली पे तो उसने साथ ही नहीं दिया। अब समस्या ये है कि इस युद्ध से कैसे बचा जाए, तो वही नीति उसने अपनाया, कुछ धन देकर, कुछ क्षेत्र देकर मराठों को वापस कर देना। आप सोचिए इतिहास में मराठों की स्थिति है क्या? कुछ पाया, कुछ क्षेत्र पाया और फिर वापस हो गए। 1779 में फिर त्रिपुट की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने फिर से त्रिपुट की स्थापना कर दी हैदर अली के विरुद्ध। 1780 आते आते हैदर अली घबराया नहीं है। 1780 का काल आते आते ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा शुरू हो गई। संपूर्ण कर्नाटका पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया, संपूर्ण कर्नाटका, ठीक है ना। आप कर्नाटका का मैप देखें तो मैसूर नीचे के हिस्से में है और ऊपर का जो पूरा हिस्सा है यानी उस पूरे हिस्से पे अधिकार, और इसमें अंग्रेजों के भी क्षेत्र है, निजाम के भी क्षेत्र है और मराठों के भी क्षेत्र है, ठीक। और क्या प्रगति हुई इसमें? महाजी सिंधिया मराठा सरदार है। क्या करिए, ठीक है।
ये द्वितीय अंग मराठा युद्ध चल रहा है। महाजी सिंधिया जो प्रमुख मराठा सरदार है, शक्तिशाली मराठा सरदार, अंग्रेजों ने इसे भी अपनी ओर मिला लिया। ठीक, निजाम को गुंटूर का प्रदेश देकर, ये निजाम का क्षेत्र हुआ करता था, निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया गया। 1781 के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। 1781 का जो युद्ध हुआ उसमें हैदर अली पराजित हुआ। 1782 का काल आते आते 2000 की फ्रांसीसी सेना ये हैदर अली की सहायता के लिए कर्नाटका पहुंच गई है। देखिए, परिस्थितियां बदली हैं। अभी तक तो आप पराजित हो रहे हो, लेकिन स्थितियां क्या है कि आपकी सहायता के लिए 2000 सैनिक पहुंच गए। और ये सैनिक अनायास नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यूरोप की जो गतिविधि चल रही है दोनों देशों के बीच, प्रतिद्वंदिता जो बढ़ रही है, वो कभी युद्ध में परिवर्तित हो सकती है। उस चीज के लिए हैदर अली की सहायता के लिए तो आए ही आए हैं, लेकिन परिस्थितियां यूरोप में जो बन रही हैं उसके लिए भी वो सैनिक आए हुए हैं। और जब हैदर अली को ये सहयोग प्राप्त हुआ तो उसने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आपका बहुत गर्मी हो रही है, आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ बेटा, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति है, बारिश हो जाएगी तो और बीमारी बढ़ जाएगी। 1789 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हैदर अली ने ठीक ये प्रयास रखा कि फ्रांसीसी सहायता उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसी दौरान और जो युद्ध की गतिविधियां हैं वो उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने संभाली। टीपू सुल्तान ने प्रयास किया कि फ्रांसीसियों से कैसे सहायता मिले और कैसे अपनी शक्ति का विस्तार किया जाए। यानी जो आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध है, उस युद्ध में हैदर अली के स्थान पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान आ गया। यह भी अपने पिता के समान योग्य है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा व निजाम को पुनः अपने साथ जोड़ लिया। आप जब सम देखेंगे तो ये किसका कार्यकाल है? गवर्नर जनरल। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि सबसे पहले विरोधियों को अपने साथ मिला लिया। 1791 कॉर्नवालिस ने बंगलौर पर अधिकार कर लिया। बंगलौर पर
कर्नाटका की राजधानी बताए? बंगलौर का अधिकार कर लिया, ऐसे ही बोलोगे? टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, ठीक। परंतु समस्या क्या हुई? फ्रांसीसियों की सहायता प्राप्त है टीपू सुल्तान को, लेकिन यूरोप में दोनों देशों के बीच संधि हो गई। 91 पे अंग्रेजों ने बंगलौर पर अधिकार कर लिया और टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। परिस्थिति थोड़ी बदल गई। यूरोप में दोनों देशों के बीच संधि हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। समस्या यह है कि युद्ध बंद हो गया और यह तय था कि अब युद्ध नहीं किया जाएगा। कौन? ये दोनों जातियां एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध। तो क्या हुआ? फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए। जो ये युद्ध चल रहा था, उस युद्ध से फ्रांसीसी क्या हो गए? अलग हो गए। यानी टीपू सुल्तान की जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई और अंततः वह पराजित हो गया। ठीक है। और 1792 ये टीपू सुल्तान के शासनकाल की राजधानी थी, उसके साम्राज्य की, ध्यान रखिएगा। ये संधि हो गई। इसमें क्या किया गया? टीपू सुल्तान को आधे राज्य से वंचित कर दिया गया। यानी अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के आधे राज्य को क्या लिया? ले लिया। यानी उसे केवल मैसूर तक ही सीमित रखा गया। एक मिनट, टीपू सुल्तान ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में £30,00,000 अंग्रेजों को दिए। 30 लाख रुपए नहीं, पाउंड। आप इसे पाउंड में जब करेंगे तो ये रकम बहुत हो गई। यानी ये रकम दिया गया किसे? ठीक। टीपू ने और क्या दे दिया? कुर्ग, ये क्षेत्र है। टीपू ने इसकी स्वतंत्रता को मंजूरी दे दी। कुर्ग की स्वतंत्रता को मंजूरी दे दी। अभी तक कुर्ग उसके अधीन था। अंग्रेजों को अभी भी टीपू सुल्तान पे भरोसा नहीं है। भाई आपने तो सब कर लिया संधि, सब कुछ आप मान गए, आधा रास्ता भी तुमने दे दिया, लेकिन अभी भी अंग्रेजों को संशय है टीपू सुल्तान पर। तो उसने क्या कहा कि दो संबंधियों को, टीपू सुल्तान के दो संबंधी, उसकी संतानों की बात हो रही है, जो बंधक रहेंगे अंग्रेजों के पास। ठीक है। यह है विश्वास की कमी, उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो स्थिति क्या हुई कि दो संबंधियों को उन्होंने क्या किया? अपने पास बंधक बना लिया। चलिए लास्ट, आगे पढ़ाते हैं। टाइम भी हो गया। चलिए 5 मिनट का बात है बस। कारण क्या है?
पहला कारण वही होगा जो पीछे हुआ। श्रीरंगपट्टनम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और यही कारण है चौथे युद्ध का। पहला तो जो संधि में शर्तें रखा, आधा राज्य उसका ले लिया, 30 लाख पाउंड, इतना किया ही किया, और क्या किया, बंधक बना लिया उसके परिवार के सदस्यों को, यानी बंधक बना लिया गया। 1798 ये इतिहास में, भारत के इतिहास में जब सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया तो ये पहली संधि हुई। निजाम के साथ, यानी अगले टॉपिक में कॉर्नवालिस और वेलेस्ली के दोनों आपका रहेगा, ठीक है। सहायक संधि यानी मैं आपकी सहायता करूंगा, सहायक संधि का साधारण प्रारूप समझिए, और आपकी सहायता के लिए आपके क्षेत्र में एक सैन्य टुकड़ी रहेगी अंग्रेजी सेना की, जिसका सारा खर्चा कौन उठाएगा, जिसकी हम सहायता कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अंग्रेजों ने लगभग शत्रु विहीन कर दिया है क्षेत्रों को, या अब इन पर कोई आक्रमण करेगा नहीं। हैदर अली की भी स्थिति अब समाप्ति है, या टीपू सुल्तान की। तो इस दक्षिण के क्षेत्र में निजाम को चुनौती देने वाला कोई है नहीं फिलहाल, अंग्रेजों को छोड़ के। तो सबसे पहली संधि इसी से हुई कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बदले में एक सैन्य रेजिडेंट तुम्हारे यहाँ रहेगा जिसका खर्चा तुम उठाओगे, यानी निजाम के पैसे से अपनी सेना बनाना। सहायक संधि का जो मूल उद्देश्य था कि उस राज्य से सहायक संधि कीजिए, बदले में अपनी सेना उस राज्य में रख लीजिए, उसी के खर्चे पर, यानी हमारा खर्चा बच जाए, ठीक है। तो वेलेस्ली ने क्या किया, वेलेस्ली ने मैसूर पर पूर्ण अधिकार करने की योजना, पूरा खाका बना लिया, और उसने पूर्व और पश्चिम से दोनों तरफ से अंग्रेजी सेनाओं को मैसूर पर अधिकार करने के लिए आगे भेजा, ठीक है। 1799 के काल में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरह, यानी चारों तरफ से घेर लिया। टीपू सुल्तान से संधि करने की बात आई, उसे कहा गया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ और श्रीरंगपट्टनम के महल में लड़ता हुआ वह मारा, ठीक है। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का अंत हो गया और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।